मित्रों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आज आपके सामने फिर आया हूं। मित्रों, आज मैं जो बात करूंगा वो होगा कार्ल मार्क्स का हिस्ट्री। कार्ल मार्क्स को आज आपको समझना है। अब मैं ये बताता हूं कि कार्ल मार्क्स को समझना किन के लिए आवश्यक है और ये कहां पर आपके काम आ सकता है। मित्रों, पहली बात तो कार्ल मार्क्स एक ऐसा व्यक्ति रहा है, एक ऐसा दार्शनिक रहा है कि जिसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। बहुत सारे देश उसके विचारों को अपनाने पर तुले हुए हैं। रसिया जैसे देशों में साम्यवाद की विचारधारा का, चाइना, वियतनाम, काफ़ी देशों में इसका प्रचार हुआ और ये चला भी, अच्छे से लागू भी हुआ। तो ये तो रही बात कार्ल मार्क्स के उस विचार की। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अगर आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप पीसीएस किसी भी राज्य के सिविल सेवा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें मेंस एग्ज़ाम में जहाँ पर भी पॉलिटिकल साइंस का भी ऑप्शन होगा, या अगर आप फिलॉसफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो निश्चित तौर पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कार्ल मार्क्स का वैसे भी जीके में अन्य तमाम जगहों पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ये समझना चाहते हैं कि वास्तविकता में समाज में समानता कैसे लाई जा सकती है और एक क्रांतिकारी विचारधारा का सूत्रपात किस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने किया उस समय में, तो उसके विचारों को समझने के लिए आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है मित्रों कि जिस टाइम पर कार्ल मार्क्स इस सर्वहारा वर्ग के संघर्ष की बात करता है, मित्रों मैं आपसे कहता हूँ दावे के साथ कि यदि आप इस इंटरनेट पर किसी से ये बोल दें, कहीं पर ये प्रचारित कर दें कि जाओ तुम किसी को संघर्ष करो, उसको मार डालो, उसे समाप्त कर दो, तो निश्चित तौर पर अगले दिन ही पुलिस के कटघरे में हम या आप कोई भी हो पहुंच जाएंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स एक ऐसा व्यक्ति हुआ कि जिसने दुनिया के सभी लोगों को सर्वहारा वर्ग, वो कहता है सर्वहारा वर्ग का मतलब मित्रों यहाँ पर ये है, अगर मैं अपनी सामान्य समझ से बताऊं तो सब कुछ हारा का मतलब जो सब कुछ हार चुका हो, जिसके पास कुछ ना हो। सर्वहारा का मतलब यहाँ पर यही है कि जो भूमिहीन और संपत्तिहीन लोग हैं, उनके ग्रुप को कार्ल मार्क्स सर्वहारा वर्ग कहता है। तो उसने इसी सर्वहारा वर्ग, जो गरीब मजदूर, जो दास और श्रमिक वर्ग थे, उन्हीं के उत्थान की बात, उन्हीं के कल्याण की बात और उनको इस मुख्य विचारधारा में कैसे शामिल किया जाए और उनको भी कैसे डेवलप और विकसित किया जाए, तो इसके लिए उसने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है साम्यवाद, वो कहलाता है। कार्ल मार्क्स को ही इसका जनक माना जाता है। तो मित्रों, ये तो रही एक ब्रीफ छोटी सी हिस्ट्री। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कार्ल मार्क्स को समझाने की। तो मित्रों, जब भी आपको कभी भी प्रश्न का उत्तर लिखना हो कार्ल मार्क्स के बारे में, तो आप शुरुआत यहाँ से कीजिएगा कि आखिर इस साम्यवाद विचारधारा, मित्रों ये साम्यवाद विचारधारा जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साम्य और दूसरा है वाद। मित्रों, साम्य का मतलब हो गया समानता और वाद का मतलब हो गया विचारधारा। जैसे राष्ट्रवाद आप पढ़ते हो तो राष्ट्र की विचारधारा जहाँ पर एक हो जाए, परिवारवाद आप जानते हो तो परिवार की विचारधारा, तो वैसे ही राष्ट्र यहाँ पर जो साम्यवाद है वो समानता की एक विचारधारा है जिसको कार्ल मार्क्स ने दिया। मित्रों, कार्ल मार्क्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो इस विचारधारा को सर्वहारा वर्ग को कहता है कि इसकी जो मुख्य निचोड़ बातें हैं वो मैं पहले बताता हूं कि कार्ल मार्क्स कहता है कि सर्वहारा वर्ग के लोगों, यदि आपको भी जीवन में सम्मान पाना है, एक मानवीय जीवन की गरिमा को प्राप्त करना है, तो इस पूंजीवादी अस्तित्व को मिटाना होगा। और इसके लिए दुनिया भर के जितने भी मजदूर और सर्वहारा वर्ग के श्रमिक लोग हैं, ये सब एक हो जाओ और अपने हाथों में हथियार उठाओ और एक सशस्त्र क्रांति करो और इन पूंजीवादियों को समाप्त कर दो। इस पूंजीवादियों को समाप्ति का मतलब है कि उनके राज्य को छीन लीजिए, और सशस्त्र क्रांति का मतलब है कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप जो है युद्ध का भी और बल का भी प्रयोग करके इनको बाहर निकाल दीजिए, और अगर नहीं मानते हैं तो आप इनसे युद्ध भी कर सकते हैं। तो मित्रों, उस टाइम पर जब ये बात वही है कि 1848-50 के आसपास जब साम्यवाद की इस विचारधारा को कार्ल मार्क्स देता है, आप सभी को मालूम होगा कि उसी टाइम पर अपने देश में, भारतवर्ष में 1857 की क्रांति जो होती है, यानी कि अंग्रेज़ों का ही, इन पूंजीवादियों का ही, पूंजीपतियों का ही विश्व के 2/3 भाग पर वर्चस्व था, इन्हीं का दादागिरी था। और इन्हीं के खिलाफ उस टाइम पर एक व्यक्ति कार्ल मार्क्स बोलता है, और उस कार्ल मार्क्स का ये लोग, कोई कुछ पूंजीपति लोग नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो मित्रों, उस टाइम पर ये कार्ल मार्क्स इतनी बात बोला और इसका कुछ नहीं बिगड़ा।
बल्कि इसकी उपलब्धि और इसकी प्रसिद्धि और इसकी ख्याति दुनिया भर में फैल गई। तो ऐसा क्यों? जबकि आज आप कुछ संघर्ष की बात बोल दें तो अगले दिन जेल हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। आपके सामने समस्याएं, कानूनी पेचीदगी खड़ी हो जाएंगी, लेकिन उसके सामने समस्या नहीं आई। तो क्यों नहीं आई मित्रों? इसलिए नहीं आई कि जब आप किसी भी बात को अपने कहते हो और उसके साथ में उसे प्रमाणित करने के लिए आप रीज़न और कारण भी देते हो कि मैंने इसलिए कहा, तो बात इस तरह से, एक विचारक था, वो ज्ञानी व्यक्ति था, तो उसने अपनी बात को बहुत ही सफाई पूर्वक और बहुत ही जो है तल्लीनता से रखा और लोगों में एक्सेप्ट आया। और जो पूंजीपति भी थे उन्हें भी ये मानने पर विवश होना पड़ा कि वास्तविकता में यार कुछ तो बात है कार्ल मार्क्स के अंदर। तो ठीक है मित्रों, अब मैं इस प्रश्न को स्टार्ट करता हूं कि कार्ल मार्क्स के प्रश्न इस तरह से पूछा गया है कि मार्क्सवाद के आवश्यक लक्षणों की व्याख्या कीजिए। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है 2013-14 में, जब भी मेंस में पूछा गया है ये मुझे नहीं मालूम है। आईएएस में भी कई बार पूछा गया है। यदि आप तैयारी करते होंगे तो निश्चित प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठाकर देख सकते हैं। तो मित्रों, इसकी साम्यवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता तब पड़ती है मित्रों, आप सभी जानते होंगे। शुरुआत में कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का, आंसर यहीं से स्टार्ट होगा कि भैया जब औद्योगिक क्रांति पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी देशों में प्रारंभ होता है तो उसमें भी सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में होती है। और जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई मित्रों, तो आप सभी जानते हैं कि जो उत्पादन था वो बहुत बृहद पैमाने पर, बहुत लार्ज जो है स्केल पर होने लगा प्रोडक्शन। तो उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए खरीदार, अब गरीब जो श्रमिक वर्ग था वो उन प्रोडक्शन को वही खरीदेगा, उसकी रोजी रोजगार। आप सभी जानते हो कि अंग्रेज़ों ने इस देश में क्या दुर्दशा की और ऐसे अन्य देशों पर भी जो उनका शासन था, अपने बेसिक कॉलोनिज्म उन्होंने बना रखा था, अन्य देशों को सबको दास बनाते थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यही होता है। वहाँ पर शुरुआत यही होती है कि अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब होता चला जाता है। यानी अमीर और गरीब के बीच में खाई इतना बढ़ गई कि जिससे बहुत सारे जो विद्वान उस टाइम के लोग थे वो सारे परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि इस गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को मिटाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इंग्लैंड और फ्रांस के विचारकों ने एक विचारधारा का नाम दिया कि इस गरीब और अमीर की खाई को समाप्त करने के लिए, उसका नाम था साम्यवाद। लेकिन ये साम्यवाद लागू कैसे किया जाएगा? ये साम्यवाद अपना वर्क कैसे करेगा? इस गरीबी और अमीरी के अंतर को मिटा कैसे पाएगा? इसकी जो कार्यप्रणाली थी उसको निश्चित नहीं की। बस सिर्फ इतना बताया कि साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है कि जिससे गरीब और अमीर के बीच की खाई को समाप्त किया जा सकता है। समय बीतता गया, टाइम बीतता गया। बात है सन 1848 की। 1848 में कार्ल मार्क्स और उसका एक परम प्रिय शिष्य या मित्र, आप कुछ भी समझ लीजिए, जिसका नाम एंजल्स था। वैसे ये दोनों शिष्य थे हेगल के। हेगल एक बहुत बड़ा ऑफिशियल दार्शनिक है पाश्चात्य दर्शन का। चूँकि ऑफिशियल दार्शनिक का मतलब ये है कि हेगल की विचारधारा, जिस तरह से भारत में शंकराचार्य को सभी धर्मों और दार्शनिकों में सबसे ऊपर माना जाता है, उसी तरह से पश्चिमी देशों में कांट और हेगल, कांट खैर वैसे बहुत ज्ञानी हुए लेकिन उन्हें ऑफिशियल फिलासफर नहीं मानते हैं, तो हेगल को ऑफिशियल फिलासफर मानते हैं पश्चिम के लोग। चूँकि हेगल को इसलिए फिलासफर माना जाता है क्योंकि हेगल ने राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तगड़ा दिया। आज भी कहीं ना कहीं हर देश में राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, नेशनलिज्म की, ये हेगल की ही दी हुई है। खैर, तो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा माना जाता है पश्चिम के देशों में। तो हेगल का ही एक कार्ल मार्क्स शिष्य था। तो कार्ल मार्क्स ने जो हेगल की कमियां देखी, उसे खैर हेगल में कोई कमी ढूंढी नहीं जा सकती थी, लेकिन बहुत आलोचनाएं भी हुई, बहुत कमियां भी निकली, क्योंकि जहां पर अच्छाइयां होती हैं वहीं पर बुराइयां होती हैं। तो मित्रों, मैं शुरू करता हूं। आपको ये भी हो गया कि हेगल का ये शिष्य था कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स और उसके शिष्य एंजल्स दोनों मिलकर के 1848 में एक साम्यवाद घोषणा पत्र जारी करते हैं। और उस साम्यवाद घोषणा पत्र में उन्होंने ये बताया कि इस साम्यवाद को लागू करने के लिए क्या कार्यप्रणाली होगी, कैसे इसे लागू किया जाएगा। समय और बीतता गया। समय के साथ में 1867 की बात है, 1867 की बात है। वहाँ पर उस टाइम पर
कार्ल मार्क्स ने एक अपनी पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है दास कैपिटल। तो ये दास कैपिटल नाम की जो पुस्तक प्रकाशित हुई, उस पुस्तक में बड़े विस्तृत बिल्कुल एक्सप्लेन करके कार्ल मार्क्स ने समझाया कि साम्यवादी घोषणा को, इस साम्यवाद की विचारधारा को आप कैसे लागू करोगे और इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि साध्य और साधन, कार्ल मार्क्स ने दोनों चीज़ों पर विचार किया है। अब मित्रों, आप पूछोगे साध्य और साधन क्या है? वैसे गांधी जी भी इसको मानते थे कि साध्य और साधन, अगर साध्य आपका पवित्र है तो साधन भी पवित्र होना चाहिए। मित्रों, साध्य वो है, जैसे आप भगवान की पूजा करते हो तो भगवान प्रसन्न हो जाएं, ये आपका साध्य है। और साधन क्या है? पूजा। पूजा के माध्यम से आप उसे प्रसन्न करना चाहते हो। जैसे आप कलकत्ता जाना चाहते हो, कलकत्ता पहुंचना आपका साध्य है और जो ट्रेन आपने पकड़ी वो आपका साधन है। ईश्वर को प्राप्त करना ये हमारा साध्य है, शरीर हमारी साधन है। आईएएस अगर हम बनना चाहते हैं तो आईएएस हमारा साध्य है, वो हमारा टारगेट है। और उसके जो एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए जो योग्यता हासिल करनी है, वो हमारे साधन हैं। तो इस प्रकार से साध्य और साधन दोनों पर विचार करता है कार्ल मार्क्स। और साम्यवादी घोषणा पत्र और दास कैपिटल के जरिए पूरी दुनिया में कोई एक शिक्षा दिया कि साम्यवाद, आप समानता की विचारधारा कैसे लागू कर सकते हैं। तो ये दो मेन बातें रहीं जिनसे कार्ल मार्क्स जो है अपनी, मित्रों मैंने आपको दो बातें समझाई, एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ। जब भी आप इस कार्ल मार्क्स के साम्यवाद या उसके आवश्यक लक्षणों की जब भी आप व्याख्या करोगे तो सबसे पहले हिस्ट्री में जाओगे और हिस्ट्री बताओगे कि साम्यवाद की ज़रूरत वहाँ से पड़ती है, समानता की ज़रूरत विचारधारा की वहाँ से पड़ती है जहाँ से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू होता है, औद्योगिक क्रांति शुरू होता है। औद्योगिक क्रांति से गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ने लगी तो फ्रांस और इंग्लैंड के बहुत सारे विचारकों ने एक साम्यवाद नाम की विचारधारा दी, तो लेकिन उसकी कार्यप्रणाली ने निश्चित की। तो समय बीतता गया और 1848 में कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद नाम की घोषणा पत्र एंजल्स के साथ में जारी किया और उस घोषणा पत्र में इसकी कार्यप्रणाली निश्चित की। और 1867 में दास कैपिटल नाम की जो किताब देता है, उस किताब में पूरी इसकी विधि की चर्चा करता है। मित्रों, अब मैं आपको ये दोनों बातें बता दिया जो आपका इंट्रोडक्शन है, संदर्भ है। कभी भी कार्ल मार्क्स के बारे में लिखना हो तो संदर्भ में आप ये लिखेंगे। अब साम्यवाद का जो लक्ष्य है वो क्या है, पहले मैं उसको बता देता हूँ, फिर साम्यवाद के एक एक कदमों पर आगे कार्ल मार्क्स को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, साम्यवाद का पहला लक्ष्य है कि जब साम्यवाद की स्थापना होगी तो राज्य रहित, यानी कि राज्य के नाम की जो शासन की अवधारणा है, इस राज्य के नाम की कोई अवधारणा नहीं होगी, राज्य नहीं होगा। और वर्ग रहित समाज में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या दास या सामंत की जो परंपरा छोटे बड़े ऊंच नीच की प्रचलित है, जो चल रही है, ये समाप्त हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये समाप्त हो जाएगी। तो साम्यवाद का पहला लक्ष्य है कि वर्ग रहित और राज्य रहित समाज की स्थापना। साम्यवाद का दूसरा लक्ष्य है, भैया आप खुद ही सोच सकते हो कि जब वर्ग नहीं होगा यानी स्टेट नहीं होगा और समाज में वर्ग नहीं होगा, तो स्टेट नहीं होगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा, आप डेवलप कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए दूसरा साम्यवाद का लक्षण देता है कार्ल मार्क्स, कहता है कि डेवलप करने के लिए आपसी हितों का संरक्षण और आपस में आप सब लोग आपस में मिल करके उस साम्यवाद के समाज में, यानी कि लोगों का आपसी सहयोग और आपसी हितों का संरक्षण पर ये समाजवाद आधारित होगा। तो दो लक्षण मैंने आपको बताए। पहला कहा कि साम्यवाद का पहला लक्ष्य है वर्ग रहित और राज्य रहित समाज की स्थापना। दूसरा लक्ष्य है कि समाज किस पर आधारित होगा, तो आपसी सहयोग और हितों के संरक्षण के आधार पर। जैसे आप कमेटी डालते होंगे, सामान्य सी बात आप समझते हो, उसमें क्या है कि सभी लोग पैसे डालते हैं लेकिन जिसकी ज़रूरत होती है वो उठा लेता है। तो अगर किसी की ज़रूरत होगी तो समाज के सभी लोग मिलकर के उसके आपसी हितों का संरक्षण करेंगे। अब तीसरी बात उसने ये कही कि उत्पादन, उसके साम्यवाद का तीसरा लक्ष्य ये है कि उत्पादन का जो भी साधन होगा, जैसे फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं या खेत हैं, उत्पादन खेत से भी होता है, जंगल से होता है, नदी से होता है, जहाँ से भी आप प्राथमिक क्षेत्र जानते हैं, द्वितीयक क्षेत्र जानते हैं, तृतीयक क्षेत्र जानते हैं, इकोनॉमी में तीनों क्षेत्र आते हैं। तो यानी कि इकोनॉमी के सभी सेक्टरों पर सार्वजनिक नियंत्रण होगा। सार्वजनिक नियंत्रण का मतलब ये हो गया कि जनता का नियंत्रण होगा,
ग्रुप का नियंत्रण होगा, किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होगा। तो ये उसका तीसरा लक्ष्य है। और चौथा लक्ष्य वो बताता है साम्यवाद का कि हर व्यक्ति को योग्यता के अनुसार काम मिलेगा, जिस योग्य वो होगा उस पद उसे दिया जाएगा, और आवश्यकता के अनुसार दाम मिलेगा। जितनी आपकी ज़रूरत है उतना आप पैसा लीजिए उस काम के बदले में, और जिस आप योग्य हैं उस काम को कीजिए। तो ये उसका चौथा लक्षण है। पांचवा लक्ष्य जो है साम्यवाद का, वो पांचवा लक्ष्य ये है कि मित्रों इसमें सशस्त्र क्रांति जरूरी है। यानी कि साम्यवाद की स्थापना में पांचवें लक्ष्य में वो कहता है कार्ल मार्क्स की सशस्त्र क्रांति किसके द्वारा? सर्वहारा वर्ग के द्वारा। किससे किया जाएगा? तो पूंजीवादियों के साथ, पूंजीपतियों के साथ में। मित्रों मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि सर्वहारा वर्ग वही कि जो अपना सब कुछ गंवा चुका है, यानी गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और छठवां जो लक्ष्य है वो सर्वहारा वर्ग का डिक्टेटरशिप कायम करना चाहता है। अब आप पूछोगे डिक्टेटरशिप क्या? डिक्टेटरशिप का मतलब है अधिनायकवाद। अधिनायकवाद का मतलब निरंकुशवाद की, जो जैसे आज आप किसी फैक्ट्री में काम करने जाओ तो वहाँ पर अधिनायकवाद किसका है? पूंजीपति का। वो तय करता है कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। और यहाँ पर जो लक्ष्य साम्यवाद का बताता है, छठवां लक्ष्य कार्ल मार्क्स, वो ये कहता है कि डिक्टेटरशिप यानी कि साम्यवाद में किसका कायम होगा? श्रमिक का। तब पूंजीपति नहीं तय करेगा, फैक्ट्री मालिक, बल्कि आप तय करोगे कि हमें सैलरी कितनी मिलनी चाहिए। तो मित्रों इस प्रकार से ये 6 लक्ष्य इसके हो गए। फिर से शॉर्ट में एक बार बताता हूँ साम्यवाद के इन 6 लक्ष्यों को। पहला लक्ष्य वर्ग रहित और समाज और राज्य रहित समाज की स्थापना। दूसरा लक्ष्य कि समाज आपसी सहयोग और आपसी हितों के संरक्षण पर आधारित होगा। तीसरा लक्ष्य कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सार्वजनिक होगा, किसी व्यक्ति का नहीं होगा। अगर इसके चौथे लक्ष्य की मैं बात करूं तो योग्यता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार दाम। अगर पांचवें लक्ष्य की बात करूं तो वो कहता है सर्वहारा वर्ग को सशस्त्र क्रांति के जरिए इस पूंजीपति को, पूंजीवादिता को, यानी कि ये जो वर्ग है गरीब, मजदूर और पूंजीपति, इसको समाप्त करना होगा। और छठवां लक्ष्य उसका है कि किसका? डिक्टेटरशिप अर्थात अधिनायकवाद काम करना, सर्वहारा वर्ग का। यानी कि कंपनी में यदि आप जाएं तो सैलरी अपनी आप तय करें। तो इस प्रकार से ये साम्यवाद के 6 लक्ष्य कार्ल मार्क्स गिनाता है। मित्रों अब मैं इसका डिटेल से एक एक की चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो इन्होंने घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स महोदय ने जारी किया, साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में, 1848 में, तो वो क्या था? एंजल्स और कार्ल मार्क्स दोनों मिलकर के जो इसे जारी करते हैं। तो मित्रों उसमें यही कहा गया कि पूंजीपतियों के साथ, अब मैं इस घोषणा पत्र की जो कार्ल मार्क्स ने दिया था उसे बता रहा हूँ। उन्होंने कहा उस घोषणा पत्र में कि पूंजीपतियों के साथ जब सर्वहारा वर्ग संघर्ष करेगा तो संघर्ष करते वक्त अपनी परिस्थितियों से विवश होकर के, चूँकि सर्वहारा वर्ग के पास कुछ है नहीं, वो कमज़ोर है, तो अपनी परिस्थितियों से विवश होकर के वो एक संगठन का निर्माण करेगा, एक संगठन बनाएगा, संगठित हो जाएगा। और जब संगठित हो जाएगा तब अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए वो सशस्त्र क्रांति उसे करना पड़ेगा। अर्थात हाथ पांव जोड़ने से या फिर अपने अधिकार की मांग करने से मांग नहीं मिलेगी, सशस्त्र क्रांति करनी पड़ेगी। दुनिया भर के मजदूरों को कहता है कि दुनिया भर के मजदूर एक हो जाओ और अपने हाथों में शस्त्र उठा लो और इस पूंजीवादियों को, पूंजीपतियों को आप निकाल फेंको और इनकी जगह पर आप कायम कर लीजिए राज्य को, और इनकी जगह पर आप बैठ जाइए। और ताकि आपने गरीबी देखी है तो आप जो है सब में समान रूप से वितरण करेंगे, यानी कि समानता स्थापित करने का काम आप करेंगे। तो ये साम्यवादी घोषणा पत्र था, पहली बात। अब मित्रों जब कार्ल मार्क्स ने इस बात को कहा कि सशस्त्र क्रांति करो, सर्वहारा वर्ग, गरीब लोगों और इन पूंजीपतियों को बलपूर्वक निकाल फेंको, तो मित्रों उस टाइम पर मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में ब्रिटिश का ही राज्य था, फ्रांस का राज था, उपनिवेशवाद ही था। तो उस टाइम पर ये लोग कार्ल मार्क्स का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाए? चूँकि जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कार्ल मार्क्स ने इसके कारण भी बताए कि मैंने सशस्त्र क्रांति की बात क्यों की। तो नंबर 1 कारण मित्रों वो ये कहता है
कि इस सशस्त्र क्रांति की बात मैंने इसलिए की क्योंकि प्रगति द्वंद्वात्मक रूप से होती है। अब मित्रों आप कहोगे प्रगति द्वंद्वात्मक रूप से क्या? उसने कहा कि जो गरीब हैं इनको यदि प्रगति करनी है तो इनको द्वंद्व करना पड़ेगा, इनको युद्ध करना पड़ेगा। बिना अपने अधिकारों को सशस्त्र क्रांति के जरिए मांगे, बिना द्वंद्व, तो कहता है कि प्रगति द्वंद्वात्मक होती है। अब मित्रों आप जैसे माता और पिता, तो ये साथ में दोनों अलग हैं। पिता और माता दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन ये शब्द यहाँ पर अगर देखा जाए तो द्वंद्व समास भी निकलता है क्योंकि दोनों अलग हैं। तो यहाँ पर वही समझाना चाहता है कि अब एंजल्स इसको अच्छे से समझाता है, उसका से कार्ल मार्क्स का। वो कहता है कि द्वंद्वात्मक प्रगति कैसे होती है। वो कहता है कि भाई बीज एक है, उस बीज को आप सुरक्षित जगह किसी ऐसी कमरे में आप रख दीजिए कि उसे गर्मी ना लगे, ज़्यादा ठंडी ना लगे, तो क्या वो बीज कभी डेवलप कर पाएगा? क्या वो कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं मित्रों, उसके लिए उसे द्वंद्व करना होगा, उसे स्ट्रगल करना होगा, उसे संघर्ष करना होगा, अर्थात ज़मीन के नीचे जाना होगा। जब उसके ऊपर मिट्टियाँ उसे दबा देंगी, तब उन मिट्टियों से द्वंद्व करेगा वो, तब उसमें से कोमल अंकुर निकलेगा और वो अंकुर पौधा बनेगा, फिर एक दिन वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। तो इस तरह से समाज में भी यदि प्रगति करनी है तो उसके लिए द्वंद्व आवश्यक है। अर्थात द्वंद्व का मतलब कि अगर आप अच्छे हो तो बुराई भी आप में समाहित है, कोई ज़रूरी नहीं है कि द्वंद्व का मतलब यही है कि अगर आप पैदा हुए हो तो मृत्यु सुनिश्चित है, यही द्वंद्व है। अगर एक पक्ष है तो उसका दूसरा पक्ष भी होगा। अगर आप गरीब बने हो तो आपको अमीर बनने का भी अधिकार है। तो इस तरह से वो एक पहला कारण देता है कि मैंने संघर्ष की बात इसलिए की क्योंकि प्रगति हमेशा द्वंद्वात्मक होती है। हेडिंग डालकर आप इसको समझा सकते हैं। दूसरे नंबर का कारण वो मित्रों बताता है, कहता है कि हिस्ट्री की जो व्याख्या है, जो इतिहास की व्याख्या है, वो कहता है कि आर्थिक आधार पर इतिहास की व्याख्या की जा सकती है। इतिहास में जब जब भी कोई परिवर्तन आया है, लोग कहते हैं कि इतिहास में परिवर्तन आया धर्म की वजह से, इतिहास में परिवर्तन आया विज्ञान की वजह से। कालों में जैसे आप जानते हो कि प्रागैतिहासिक काल था, उसके बाद में फिर आद्य ऐतिहासिक काल आया, फिर ऐतिहासिक काल आया, उसमें तमाम प्रकार और खंड किए जाते हैं। पाषाण, पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, फिर भैया आधुनिक पाषाण युग, फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो फिर जो है ये महाजनपद वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर उसके बाद राज्य का आता है, फिर उसके बाद राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट आता है। तो समाज में जो चेंजिंग हुई, यानी आदिम काल से लेकर के हम आज तक की जो भी आए हैं, ये चेंज करते हुए ही आए हैं। तो इस चेंजिंग का आधार जो है वो ये बताता है, कार्ल मार्क्स की इस इतिहास की व्याख्या, इतिहास में चेंजिंग जिस भी आधार पर हुई है वो आर्थिक आधार था, ना कि और कोई आधार था। तो इस प्रकार से इतिहास के 5 खंड को बताता है कार्ल मार्क्स। कहता है कि सबसे पहले आदिम युग आया इस इतिहास में। अब आदिम युग के बाद में जिसमें सब लोग आदमी जानवर में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं था, वो आदिम युग था। उसके बाद में थोड़ा इंसान डेवलप हुआ तो उसने दूसरे इंसानों को दास बना लिया, अर्थात दास युग आया। अब दासों के बाद में फिर वो कहता है कि दासों के ऊपर फिर सामंत लोग आ गए, सामंत युग आता है, सामंतों का वर्चस्व चलता है। और सामंत युग के बाद में भी कार्ल मार्क्स जो है आगे की बात करता है। सामंत युग के बाद में अगर देखा जाए तो आपका आधुनिक युग, अब इस जो आधुनिक युग आपका वर्तमान युग चल रहा है, अब इस आधुनिक युग के बाद भी अंतिम युग कह रहा है कि कार्ल मार्क्स की साम्यवाद आएगा। और उस साम्यवाद में जो भी मैंने आपको 6 लक्ष्य गिनाए, इस तरह से कि आवश्यकता के अनुसार दाम, योग्यता के अनुसार काम, अर्थात समानता स्थापित हो जाएगी। तो दूसरा कारण वो कह रहा है कि मैंने संघर्ष की बात इसलिए की क्योंकि इतिहास में जब जब लोगों ने संघर्ष किया, जब जब आर्थिक रूप से प्रगति की, तभी इतिहास में चेंजिंग आया। तो अगर इतिहास के चेंज को आप देखना चाहते हो कि आगे कैसे समानता लाई जाए, कैसे चेंजिंग लाया जाए, तो उसका मुख्य कारण है आर्थिक। तो मित्रों इतिहास की व्याख्या वो आर्थिक कारणों पर यानी भौतिकवाद की करता है। और तीसरा अपना जो कारण बताता है कि मैंने क्यों इस सर्वहारा वर्ग के संघर्ष की बात की, तो मित्रों तीसरा वो सिद्धांत देता है अतिरिक्त मूल्य। अतिरिक्त मूल्य क्या है? अतिरिक्त मूल्य की अगर अर्थशास्त्र की भाषा में बताऊं तो बाजार मूल्य और आपका जो श्रमिक की जो उसके काम के बदले में उसे मूल्य दिया जाता है, बाजार मूल्य और श्रमिक का पारिश्रमिक मूल्य, इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसे अतिरिक्त मूल्य कार्ल मार्क्स जी कहते हैं।
अभी भी आप नहीं समझ पाए मित्रों, थोड़ा और विस्तार से समझिए। जैसे मान लिया आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या हमारे अंबानी साहब को या टाटा साहब को या बिल गेट्स महोदय को या एलन मस्क को या किसी को भी आप देख लीजिए, इतने ये बड़े लोग हुए तो भैया ये बड़े लोग खुद तो काम करते नहीं हैं, सिर्फ इनका क्या लगती है, इनकी पूंजी लगती है और इनका थोड़ा सा मस्तिष्क लगता है। उसके बाद में जितना भी मेहनत कर रहे हैं वो सारा मेहनत इनको कमा कर कौन दे रहा है? लेबर दे रहा है, श्रमिक वर्ग दे रहा है, मजदूर दे रहा है। तो उस मजदूरों का अगर उसने 100 रुपये का काम किया है तो उसे 15 रुपये ही मिलेंगे, बाकी 85 रुपये हड़प कर लेंगे ये पूंजीपति लोग। तो जो पूंजीपति लोग 85 रुपये फालतू का अकेले ही हड़प कर ले गए, उसे ही कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहता है। ये अतिरिक्त मूल्य कमाई तो थी श्रमिकों की और हड़प कर लिया इन पूंजीपतियों ने। तो इन्होंने क्यों हड़प कर लिया? ये इन्होंने अन्याय किया है। इस अन्याय का समाप्त करने के लिए हमें सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ये 3 रीज़न देता है कि मैंने सर्वहारा वर्ग के सशस्त्र क्रांति की बात क्यों की। अब मित्रों आगे की बात करता हूँ। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि अगर इन 3 कारण से अगर आप संघर्ष करते हो, ये 3 कारण देता है कि भैया यही 3 कारण है जिसके कारण मैंने कहा कि सर्वहारा वर्ग सशस्त्र क्रांति करे, अन्यथा वो गरीब का गरीब ही रह जाएगा और ये साम्यवाद कभी स्थापित नहीं होगा। मित्रों उसने कहा कि जब आप ये 3 बातें हो गई। अब उसके बाद इसने कहा कि जब आप साम्यवाद की स्थापना करोगे, जब पूंजी, मित्रों कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर आप जब भी पूंजीवाद को नष्ट करोगे और साम्यवाद की स्थापना आप करोगे तो उसके बीच में कुछ समय लगेगा। तो उस समयों में वो कहता है कि आप लोगों को, साम्यवादियों को क्या कार्य करना होगा। जैसे कि भैया जमींदारी प्रथा है उसे समाप्त कर दीजिए, जो उत्पादन के साधन थे स्वामी पूंजीपतियों के हाथों में थे उस पर गवर्नमेंट या मतलब जो भी सार्वजनिक अधिकार है उसे कर दीजिए। अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर लीजिए और जितना भी सरकार का खजाना है उसे गरीबों के डेवलपमेंट में, विकास में यूज कर लीजिए। और जो भी संचार या परिवहन या जो भी साधन है इन सब का जो है व्यवस्थितीकरण आप कर लीजिए, क्योंकि अब आप सार्वजनिक नियंत्रण में शासन संभालने जा रहे हैं। तो उस शासन संभालने के पहले जो उसका स्तंभ है उसे आप मजबूत कर लीजिए। और इस प्रकार से आगे भी कहता है, अपने साम्यवाद को कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का नाम देता है। मित्रों वैज्ञानिक समाजवाद वो क्यों कहता है? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान एक ही चीज़ होता है कि जिसको परीक्षणों पर जो आधारित हो, जो सत्यता पर आधारित हो, जो प्रमाणों पर आधारित हो, उसे ही आप विज्ञान कहते हो। कि विज्ञान ने जो कर दिया कि भैया आग ज्वलनशील है तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ डालेगा तो भी जलेगा, या सामान्य सा व्यक्ति हाथ डालेगा तो भी जलेगा, वो प्रमाणित है कि वो काम जलाने का करती है। तो विज्ञान का मतलब वही होता है कि जो बातें प्रमाणित हैं, जो सत्य सिद्ध हो चुकी हैं। सिद्धांत आप किसे कहते हो? जिसका अंत जो है वो सिद्ध हो कि मतलब जिस टारगेट को मैं चाहता था अंत में उसे प्राप्त कर पाऊँ, तो फिर मैं उसे एक सिद्धांत या प्रिंसिपल का नाम दे देता हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर कार्ल मार्क्स अपने साम्यवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहता है। वैज्ञानिक समाजवाद वो क्यों कहता है? क्योंकि एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ मित्रों, कि अगर मान लिया ये आ जाए कि आपसे कभी कोई प्रश्न पूछ ले कि कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद है उसे वैज्ञानिक समाजवाद क्यों कहा जाता है, तो बड़ा छोटा सा इसका उत्तर है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा कि भैया जो विवाह है आजकल वो 2 चीज़ों पर आधारित है। एक तो धर्म पर आधारित है और दूसरा नैतिकता या समाज के नियमों पर आधारित है। लेकिन ये विवाह आने वाले समय में न धर्म पर आधारित होगा और ना ही नैतिकता पर आधारित होगा, बल्कि ये प्रेम पर आधारित होगा, तो लव पर आधारित होगा। तो इस तरह से वो, और आप सभी जानते हो कि अगर मान लिया आप प्रेम से किसी से विवाह करते हो तो आपका जीवन, एक वैवाहिक जीवन ज़्यादा सुंदर तरीके से कट सकता है। और यदि किसी को भी मालूम आपको नहीं है और आप वैसे ही विवाह कर लेते हो, ना उसके चरित्र के बारे में पता, ना उसके व्यवहार के बारे में पता, तो आपका जीवन कई बार कष्टदायी भी हो जाता है, वैवाहिक जीवन। वैसे खैर वैवाहिक जीवन में याद आ गया कि वो एक व्यक्ति था, तीनों कालों में उसके जैसा कोई नहीं हुआ, कि यहाँ पर जिसकी 1 पत्नियाँ होती हैं
उसकी स्थिति खराब हो जाती है। और हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान, जिनकी पत्नी तो एक थी लेकिन 16,108 गर्लफ्रेंडें थीं, और उन गर्लफ्रेंडों के साथ भी वो मुस्कुराता रहा, पूरे लाइफ बंसी बजाता रहा। तो ये मित्रों होता है ज्ञान का फ़र्क। तो कार्ल मार्क्स यहाँ पर ही कहना चाहता है कि प्रेम पर आधारित विवाह होगा, अर्थ पर आधारित समाज होगा, धर्म का कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि वो धर्म की भी बात करता है कि धर्म भी समाप्त हो जाएगा साम्यवाद में। अब आप मित्रों कहोगे कि धर्म क्यों समाप्त हो जाएगा? क्योंकि वो कहता है कि कोई एक व्यक्ति अगर भूखा है, उसके पेट में भूख लगी है, वो 3 दिन से भूखा है, रोटी के लिए मर रहा है, और आप उसे धर्म और नीति की बातें बताओगे तो उसे धर्म सूट नहीं करेगा, ना ही वो धर्म की बातें सुन पाएगा। सबसे पहले आर्थिक रूप से यदि मजबूत होगा तो धार्मिक रूप से वो स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। धर्म किसी का पेट नहीं पालता है, कार्ल मार्क्स कह रहा है, बल्कि अर्थ पेट पालता है। तो जब जिसकी आवश्यकता ही नहीं है उसे समाप्त करो, धर्म को बात करो अर्थ की। तो इस तरह से वो कहता है। और राज्य को समाप्त की इसलिए बात करता है क्योंकि वो उस राज्य को शोषण का जड़, यानी सरकार को शोषण का जड़ मानता है कि तमाम लोग प्रकार के जो लोग आते हैं वो केवल समाज का शोषण ही करते हैं। वास्तविकता में ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये बातें सही भी है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में, दुनिया में आप जो देख रहे हैं करप्शन है, उस करप्शन का जड़ कहीं ना कहीं ये नेता ही हो रहे हैं। इन्हीं को ही जड़ माना जाएगा, क्योंकि संपत्ति इनके पास हो जाती है जनता की अकूत, अनलिमिटेड, और फिर इस संपत्ति का उपयोग वो दूसरे को हराने में या शोषण करने में ही लगाते हैं। तो इस तरह से राज्यहीन समाज की वो जो स्थापना करना चाहता है, धर्म विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, उसमें आर्थिक रूप से समानता की जो स्थापना करना चाहता है, उसी समाज का नाम साम्यवाद होगा। और कार्ल मार्क्स कहता है कि जब अंतिम समय ऐसा आएगा कि आप लोग अपने दुखों और कष्टों से, श्रमिक सर्वहारा वर्ग जिस भी दिन बहुत पीड़ित होगा, उस दिन वो अपने चेतना को जागृत करेगा और एकता उसकी पहली लक्षण होगी। और उस दिन पूंजीपतियों को बलपूर्वक हटा करके और उस पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित करेगा। तो मित्रों, इस प्रकार कार्ल मार्क्स एक साम्यवाद समाज की अवधारणा का रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अगर आपको बात समझ में आई हो मित्रों, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हो सके यदि आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाने में यदि आपको अच्छी लगती है तो सहयोग कीजिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।